गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? भाई ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर। सबसे पहले तो आप ये बताओ। हिमांशी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब देखो आप कैसा लग रहा है। तो भाई बच्चों आप ये बताओ। गुड इवनिंग संदीप। संदीप बेटा आप कहाँ रहते हो? गुड इवनिंग सर। हाँ सर। गुड इवनिंग। आज तो टाइम पे आ गए, लेकिन वैसे आप सबसे लेट क्यों आते हो? नहीं सर, नॉर्मली पता नहीं, या वो क्लास स्विच करते करते टाइम हो जाता है, या पता नहीं। नॉर्मली 4-5 से मैं ट्राई करता हूँ सर। चलो कोई नहीं, फिर भी आजकल तो टाइम पे आने लगे आप। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक करा था बताओ। देखो बस अब हमारे पास ये 3-4 क्वेश्चन और हैं। 10 या 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे बस। उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। करो इस क्वेश्चन को रीड। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 40 स्टूडेंट्स का एवरेज है आपके पास 72, लेकिन आपने क्या करा, गलती से 3 स्टूडेंट का स्कोर 68, 65 और 73 ले लिया। लेकिन आपको लेना कितना था? 64, 62, 84। तो आपको बताना है कि करेक्ट एवरेज क्या होगा। कोई बात नहीं, लॉकडाउन खुलेगा सब वापस आ जाएंगे समय के साथ। सब वहीं वापस मिलेंगे, टेंशन मत लो संदीप। लेकिन बेटा हाथ मत लंबा मारा। मुंबई से यूपी, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। फिर ठीक है, फिर ज्यादा टेंशन मत लो। 2-4 दिन में वापस आपसे मुलाकात होगी, इतनी टेंशन मत लो। देखो आपके पास 40 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज है 72। ये बारिश तो नहीं हो रही? आपके वहां बारिश हो रही है क्या? बेटा यहाँ भी हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। देखो फटाफट से समझ लो, इजी सा क्वेश्चन है भाई। 3 स्टूडेंट के मार्क्स आपको कितने लेने थे? उन 3 स्टूडेंट के मार्क्स आपको ऐड करने थे 210। लेकिन गलती से आपने कितने ऐड कर लिए? कितने ऐड कर लिए भाई? 206। 3 स्टूडेंट हैं, उनका स्कोर आपको रियलिटी में ऐड करना था 210, लेकिन आपने गलती से कितना ऐड कर लिया? 206। भाई अगर आपको करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब आपको 4 नंबर और देने पड़ेंगे। भाई अगर आपको करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करना है तो आपको 4 मार्क्स और देने पड़ेंगे। 4 मार्क्स आप कितने स्टूडेंट में डिवाइड करोगे? 40। तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा? 0.1। तो 72 तो हर एक स्टूडेंट के पास पहले ही था, 0.1 आपने और दे दिया। तो आपके पास करेक्ट एवरेज कितना हो गया? 72.1। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, और प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बस अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। करो इस क्वेश्चन को रीड।
आपके पास बैट्समैन का 30 इनिंग का एवरेज है, सॉरी 42 इनिंग्स का एवरेज है 30। इसमें से भाई ये जो आपके पास 42 इनिंग्स है, इसमें से एक इनिंग तो ऐसी जरूर होगी जिसमें स्कोर मैक्सिमम हो, और एक इनिंग ऐसी जरूर होगी जिसमें स्कोर मिनिमम हो। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का जो डिफरेंस है वो होगा 100। अगर आपने इन दोनों इनिंग्स को हटा दिया तो रिमेनिंग 40 इनिंग्स का एवरेज हो गया 28। तो आपको मैक्सिमम स्कोर बताना है, क्या होगा बताओ, कैसे सोल्व करोगे? देखो भाई आपके पास 42 इनिंग्स का एवरेज है 30, तो आप मुझे ये बताओ 42 इनिंग का टोटल कितना हो जाएगा? भाई 42 इनिंग का एवरेज है 30, तो 42 इनिंग्स का टोटल कितना हो गया? 1260। उसके बाद तुमने क्या करा, इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर वाली इनिंग जो है ना उनको आपने हटा दिया, और मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर का जो डिफरेंस है वो गिवन है आपको 100। भाई आपके पास 42 इनिंग है, इसमें से जो मैक्सिमम होगा और जो मिनिमम होगा उन दोनों का डिफरेंस है आपके पास 100, और आपने इन दोनों इनिंग्स को हटा दिया। तो अब रिमेनिंग 40 इनिंग का एवरेज आपके पास कितना हो गया बच्चों? 28। अब 40 इनिंग का एवरेज कितना हो गया? 28। तो 40 इनिंग्स का टोटल कितना होगा? 1120। भाई अब आप एक छोटी सी बात बताओ, जिन दो इनिंग्स को आपने हटा दिया, भाई जिन दोनों इनिंग्स को आपने रिमूव कर दिया, उन दोनों इनिंग का सम कितना होगा? भाई जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही तो उन दोनों इनिंग का सम होगा जिसको आपने रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब जिन दोनों इनिंग्स को आपने रिमूव करा है, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट, उन दोनों इनिंग का सम कितना होगा आपके पास? 140। तो H माइनस एल की वैल्यू है 100 और H प्लस एल की वैल्यू है 140। यहाँ से आपको हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर बताना है कितना होगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? ऐड करके हाफ कर दो मैक्सिमम स्कोर आ जाएगा, डिफरेंस करके हाफ कर दो लोवेस्ट स्कोर आ जाएगा। तो आपके पास हाईएस्ट स्कोर होगा 120 और लोवेस्ट स्कोर कितना होगा आपके पास? 20। बताओ बच्चों, समझ आई बात? बस इतना सा क्वेश्चन था ये। बताओ फिर फटाफट से इसका आंसर कितना होगा? आप अपना करते रहो। बताना बच्चों कितना होगा आंसर? वन 170। भाई आप ये बताओ, इस क्वेश्चन का यही मेथड ठीक है या फिर और कोई भी समझना चाहते हो? बताओ। देख लो, चलो देख लो, उसके बाद जो ठीक लगे उसी को फॉलो करना। भाई 50 इनिंग्स का एवरेज है 40। भाई 50 इनिंग का एवरेज है 40, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं बच्चों, 40 इनिंग का एवरेज है 50। 174। भाई वेरी गुड हिमांशी, आप पूरी हिम्मत करती हो। उसके बाद
लिखने में ही तो। देखो क्वेश्चन में आपको ये बोला है, और उसके बाद h माइनस एल की वैल्यू है आपके पास 174। देखो एक जो मेथड था, करना तो आपको वही पड़ेगा, लेकिन उसको आप थोड़ा सा एक टाइप से और सोच सकते हो। कैसे? भाई आपके पास 40 इनिंग का एवरेज है 50, तो इसका मतलब कि भाई हर एक इनिंग 50-50 होगी। भाई 40 इनिंग का एवरेज है 50, इस एवरेज 50 का मतलब क्या है कि भाई जो भी 2 इनिंग तुमने हटाई है, 40 इनिंग का एवरेज है 50, तो इसका मतलब जो भी 2 इनिंग तुमने हटा दी, उन दोनों का सम कितना होगा? सबसे पहले जो इनिंग 2 तुमने हटा दी, उनका सम होगा 50 और 50, 100 तो ये होगा, 100 तो ये एक होगा। और उसके बाद देखो भाई, जब आपने 2 इनिंग को हटा दिया, तो उसके बाद जैसे ही आपने 2 इनिंग को कम करा, तो आपके पास एवरेज कितना कम हो गया? 2। भाई पहले एवरेज था 50, अब एवरेज हो गया 48। तो जैसे ही आपने इन दोनों इनिंग को हटाया, तो इसका मतलब अब 38 इनिंग का एवरेज कितना कम हो गया? 76। इसका मतलब जिन दोनों इनिंग्स को आपने हटाया है, 100 तो पहले था, 76 ये कम। कोई नहीं, फिर उसी से करो, इसको फिर मत समझो, उसी से करो। एक बार फिर कोशिश करो। नहीं फिर समझ आएगी, नहीं आनी होती तो आ जाती। एक बार दोबारा करा दो। चलो एक बार और देख लो। भाई 40 इनिंग का एवरेज है 50, इसका मतलब जिन दोनों इनिंग को आपने हटाया है, उनका आपके पास सम कितना होगा? 100 तो ये होगा। भाई उसके बाद भाई अब आप ये बताओ, जैसे ही आपने 2 इनिंग कम कर दी, भाई जैसे ही आपने इन दोनों इनिंग को हटा दिया, तो इसका मतलब एवरेज कितना गिर गया आपके पास? 2। अब ये एवरेज गिर गया आपके पास 38 इनिंग के लिए। भाई एक इनिंग के लिए आपके पास एवरेज 2 गिरा, तो 38 इनिंग के लिए कितना गिरेगा? 76। इसका मतलब जिन दोनों इनिंग्स को आपने हटाया है, उन दोनों का सम होगा 176। समझ आई बच्चों कुछ बात? अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो उस वाले मेथड से कर लो, उसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी थोड़ी आई है। कोई नहीं, उसी को पकड़ लो, उसी से करो। सर ये सेम चीज 20 वालों में भी लागू हो जाएगी ना हिसाब से? क्या 20th क्वेश्चन में भी लागू हो सकती है ना ये चीज? हाँ बिल्कुल, सब जगह हो सकती है, वहां भी हो जाएगी। अब देखो भाई एक लास्ट क्वेश्चन, तो पूरा दिमाग लगा दो जितना लगा सकते हो, और 1 मिनट तुम्हारे पास है, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करो। 1 मिनट में तो नहीं होगा, टाइम कितना भी ले लो, लेकिन ये बताओ सोल्व कैसे करो। देखो क्वेश्चन समझ लो पहले आप। भाई मदर, फादर और सन की एवरेज एज है 42 इयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ सन। जब उनके सन की मैरिज हुई, तो मदर, फादर और सन की एवरेज एज है 42। आफ्टर 1 ईयर उनके यहाँ एक बेबी आ गया, और 6 साल के बाद, शादी के 6 साल के बाद फैमिली की एवरेज एज है 36। तो आपको ये बताना है कि भाई ये जो आपके पास ब्राइड होगी, ये जो आपके पास इस सन की वाइफ होगी, उसकी एज कितनी होगी जब वो ब्राइड बनी होगी। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? क्वेश्चन इंग्लिश समझ आया होगा? समझ आया बच्चों? समझ आया तो फिर बताओ, आपको ये बताना है कि ये जो सन की वाइफ है ना, उसकी एज क्या होगी जब वो ब्राइड होगी, मतलब शादी के टाइम उसकी एज कितना होगी। सर के ऊपर से गया, देखो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप एक बार खुद से रीड करो।
एकदम अच्छा सा क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि शादी के वक्त लड़की की एज क्या होगी। भाई जब उसकी शादी होगी तभी तो वो ब्राइड बनी होगी। तो वही बात है, शादी के टाइम आपको लड़की की एज बतानी है। आपको 21 दिख रहा है तो आप एक बार फिर से घूम के आओ परिणीति, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से जाओ, घूम फिर के आओ, सब ठीक हो जाएगा। बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। कोई बताएगा कैसे करोगे। कंपैरिजन वाले से होगा, ये बात तो एकदम बराबर है। देखो भाई, जहां भी मैंने कल आपको एक बात समझाई थी, जहां भी ये क्वेश्चन हो एज वाले, आप क्या करो, सब कुछ प्रेजेंट पे ले आओ, सब कुछ प्रेजेंट पे ले आओ। प्रेजेंट पे लाते ही कंपैरिजन करने के बाद आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, प्रेजेंट में फैमिली में कौन कौन है। भाई प्रेजेंट में ये जो इनकी फैमिली है, इस फैमिली में कौन कौन होगा भाई, ये तो बताओ। देखो एक तो होगा मदर, फादर, सन, सन की वाइफ और एक इनका बेबी। भाई अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो प्रेजेंट में इनकी फैमिली में कौन कौन होगा, मदर, फादर, सन, वाइफ और बेबी। अब देखो प्रेजेंट में मतलब ये जो आप प्रेजेंट बात कर रहे हो ना, ये बात कर रहे हो आप शादी के 6 साल बाद की। मतलब आज आप ऐसा सोचो कि आप शादी के 6 साल बाद हो, तो प्रेजेंट में इनकी एज कितनी है, 36। अब आप ये बताओ, 6 साल पहले मदर, फादर और सन की एज थी 42, तो अब प्रेजेंट में मदर, फादर और सन की एज का एवरेज कितना होगा, 48। भाई 6 साल पहले इनकी एवरेज एज 42 थी, तो आज इनकी एवरेज एज कितना हो गई, 48। अभी देखते हैं, आप तो इसको समझ ही लो, अब तो आंसर आ ही गया। फटाफट से कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करने के बाद वाइफ और बेबी की एवरेज एज बताओ कितनी होगी। भाई 36 से 48 कितना ज्यादा है, 12। 38 से 36 से 48 कितना ज्यादा है, 12। 12 ज्यादा है एक पर्सन के लिए, और हमारे पास पर्सन कितने हैं, 3। तो इसका मतलब टोटल कितना ज्यादा होगा, प्लस 36। और अगर है आपके पास प्लस 36, तो बैलेंस करने के लिए आप करोगे माइनस 36, और माइनस 36 करोगे आप 2 पर्सन पे, क्योंकि आपके पास 2 पर्सन है, वाइफ और बेबी। तो इसका मतलब आपको कितना करना पड़ेगा, माइनस 18। तो इसका मतलब ये जो आपके पास वाइफ और बेबी है, वाइफ और बेबी का एवरेज है आपके पास 18। तो वाइफ और एज की टोटल सम कितना होगा, वाइफ और बेबी की एज का टोटल सम कितना होगा। भाई सारा प्रोसेस वही है जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो। भाई वाइफ और बेबी की एवरेज एज है 18, तो सम कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई टू 36। अब आप एक बात बताओ, आप हो शादी के 6 साल बाद और बेबी का बर्थ हुआ है 1 साल के बाद, तो इसका मतलब बेबी की एज कितना होगी आज की तारीख में, 5 साल का होगा बेबी। अगर बेबी 5 इयर्स का होगा, तो इसका मतलब ये जो वाइफ है ये कितने इयर्स की होगी। अगर बेबी 5 इयर्स का है
तो ये जो वाइफ है ये कितने इयर्स की होगी? 31। भाई आप, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि ये आपने जो भी कुछ करा है इसमें आप शादी के 6 साल बाद हो। अब ये जो वाइफ है, ये ब्राइड कब बनी होगी? आज से 6 साल पहले। तो ब्राइड के टाइम इसकी एज कितना होगी? 25 इयर्स। ठीक ठाक से और थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन। समझ आई बच्चों बात? तो जहां भी ये एवरेज एज वाले इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले ना, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको बस एक काम करना है, आप प्रेजेंट पे ले आओ, कंपैरिजन कर दो, आंसर आ जाएगा। बस ये था आपके पास एवरेज। बताओ बच्चों, ये एवरेज समझ आया आपको? देखो अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। भाई सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है? भाई आपने फिजिक्स भी पढ़ी होगी, फिजिक्स में तुम्हें बताया होगा जब न्यूटन के लॉ आए होंगे तब। Distance is equal to speed multiply time. वेरी गुड। भाई टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर आपसे सबसे पहली बात को ये पूछे कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में क्या परिणति, कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो इन तीनों में ये रिलेशन होगा। अब एकदम छोटी सी बात, अब देखो ये जो आपके पास चैप्टर है ना, ये चैप्टर होगा, इसमें आपको 3-4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और कंप्लीट मैथ के अंदर बच्चों 3-4 फॉर्मूले तो आप याद कर ही सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है 3-4 फॉर्मूले याद करना। भाई सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? अगर आप किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसका रिवर्स बताओ, अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, 18/5 से मल्टीप्लाई। आप क्या करो, सबसे पहले इन 3 बातों को नोट कर लो, उसके बाद इनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। भाई अगर कहीं किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर पर सेकंड है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये दोनों बातें नोट हो गई बच्चों? देखो करो इस क्वेश्चन को रीड, बताओ आंसर कितना होगा। भाई आपके पास एक ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और ये एक पोल को क्रॉस करती है 30 सेकंड में। तो आपको ट्रेन की लेंथ पता नहीं है क्या होगी। देखो सबसे पहले तो आप एक बात याद रखना, ये जो ट्रेन है अगर ये किसी पोल को या मैन को क्रॉस करेगी तो भाई अगर आप ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखोगे, भाई ट्रेन आपके पास कितनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी। और अगर आप ट्रेन के रेस्पेक्ट में पोल की लेंथ देखोगे तो कितना सा पोल होगा ट्रेन के रेस्पेक्ट में, इतना सा। मैन कितना होगा, इतना सा। तो भाई अगर आपके पास ट्रेन की लेंथ इतनी बड़ी है तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप पोल या पर्सन की बात करोगे तो इन दोनों को आप छोड़ दोगे। भाई क्या फर्क पड़ेगा, पोल 1 मीटर का होगा और मैन तो 1 मीटर का भी नहीं होगा। और ट्रेन कितने मीटर की होगी, कम से कम 500 मीटर की। तो 1 मीटर या आधे मीटर से क्या फर्क पड़ेगा। तो जहां भी आपके पास ट्रेन के साथ
पोल आए या फिर कोई पर्सन आए तो आप उसको छोड़ दोगे। अब देखो आपके पास से बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ट्रेन की लेंथ मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। स्पीड है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। देखो सबसे पहले आप ना एक बार ऑप्शन भी देख लिया करो भाई। ऑप्शन है आपके पास मीटर में, टाइम है आपके पास सेकंड में, तो इसका मतलब ये जो स्पीड है इसको आपको लेना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। और अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना चाहते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गई स्पीड आपके पास मीटर पर सेकंड में। टाइम है 30। यहाँ से आपको ट्रेन की डिस्टेंस बतानी है, मतलब लेंथ कितना हो गई 500 मीटर। तो ये जो ट्रेन है इस ट्रेन की लेंथ कितना होगी आपके पास 500 मीटर। बात समझ आई बच्चों? देखो यहां से आप एक बात समझो कि भाई अगर कभी भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, अगर कभी भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब 100% आपको स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब आगे चलकर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जहां भी ऐसे क्वेश्चन हो कि आप सबसे पहले उसमें ये दिमाग लगाओगे कि स्पीड कैसे आएगी, उसके बाद ये दिमाग लगाओगे कि टाइम कैसे आएगा, क्योंकि उसके बाद स्पीड आ गया टाइम आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस तो अपने आप ही आ जाएगी। फटाफट से करो इस क्वेश्चन को। अब देखो ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो भाई ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी बहुत बड़ा होता है, ट्रेन तो अपने आप में बड़ी होती है। तो अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो मतलब दोनों की लेंथ को कवर करेगी। करो एक बार इसको ट्राई। और ये सब छोटी छोटी बातें जो तुम्हें पता ही होंगी। भाई आपके पास सपोज ट्रेन की लेंथ है आपके पास x, ट्रेन की लेंथ है आपके पास x, प्लेटफॉर्म की लेंथ है आपके पास 260। ये हो गई आपके पास डिस्टेंस। ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कितना है आपके पास 23 सेकंड्स। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 260 इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया 460। तो x की वैल्यू कितना आ गई भाई आपके पास 200 मीटर। तो इसका मतलब ये जो ट्रेन है इस ट्रेन की लेंथ कितना होगी आपके पास 200 मीटर। समझ आई बच्चों बात? करो अब इस क्वेश्चन को रीड, ट्राई करो और बताओ आंसर कितना होगा। थ्री 360। भाई आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, अगर आप ट्रेन की लेंथ को x एज्यूम करोगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना हो जाएगी। अगर आपने ट्रेन की लेंथ को x एज्यूम करा तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है ट्रेन की लेंथ से डबल। भाई अगर आपने ट्रेन की लेंथ को एज्यूम करा x तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना होगी इस ट्रेन की लेंथ की डबल।
प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी आपके पास 2x, और वही आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस हो गई आपके पास 3x, स्पीड कितनी है भाई आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद टाइम कितना है आपके पास 32.4 सेकंड्स, तो इसको लिख लो आप 324/10। यहां से x की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होगी। थ्री एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 540, तो x की वैल्यू कितना आ गई 180। भाई x की वैल्यू है हमारे पास 108, 3x रिपीट। भाई देखो क्वेश्चन में आपको बोला है ट्रेन की जितनी भी लेंथ है प्लेटफॉर्म की लेंथ उससे डबल है, तो अगर ट्रेन की लेंथ को आपने एज्यूम करा x, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना होगी इसका डबल 2x। तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो दोनों की लेंथ को कवर करेगी, मतलब अपनी खुद की x भी और प्लेटफॉर्म की लेंथ 2x भी, तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x। तो भाई x की वैल्यू आ गई हमारे पास 180, तो आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब 2x की वैल्यू 360 मीटर। गोट इट हुई बच्चों बात। अब देखो, चलो एक फॉर्मूला मैं तुम्हें समझा ही देता हूं। एक बात समझ लो, एक तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, वो कैसे आया ये समझ लो। भाई अगर आप किसी प्लेस पर x किलोमीटर पर आवर से गए, कोई भी आपके पास प्लेस है उस पर आप x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो और वापस आओगे y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ भाई अगर आपको यहां से टोटल डिस्टेंस एज्यूम करनी पड़े, भाई आपको एक डिस्टेंस एज्यूम करनी है कि उस डिस्टेंस को आप 10 किलोमीटर पर आवर से जाओगे और y किलोमीटर पर आवर से वापस आओगे। x और y से बात नहीं बन रही तो इनकी जगह कोई नंबर ले लो 10 और 20। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि भाई अगर आपको कोई डिस्टेंस एज्यूम करनी है तो कितना एज्यूम करोगे? 10 और 20 का एलसीएम। सेम ऐसे ही आप इधर एज्यूम कर लो x और y का एलसीएम कितना होगा xy। जहां भी दिक्कत हुआ करे ना वहां नंबर से एज्यूम करके देख लो। तो यहाँ आपने टोटल डिस्टेंस एज्यूम कर ली बच्चों xy। आप मुझे ये बताओ अगर आप x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे, टोटल डिस्टेंस है xy, तो कितना टाइम लगेगा जाने में? उसके बाद आप फॉर्मूला रट लेना y, और अगर आप वापस आओगे y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा? x। अब बताओ ये इतनी बात समझ आई? देखो अगर मैं अब आपसे ये बोल दूं कि आपको किसी प्लेस पर जाकर वापस आने में टाइम लगा t, ये जो प्लेस है इस प्लेस पर जाकर वापस आने में आपको कितना टाइम लगा t, तो इसका मतलब x प्लस y की वैल्यू कितना होगी आपके पास t। भाई एकदम बात करेक्ट है, जाने और वापस आने में कितना टाइम लगा आपको t, तो यहां से 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? t अपॉन x प्लस वाई। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? बताते रहो, बस फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, आप उस फॉर्मूले को रट लेना बस। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ फॉर्मूला आया कैसे। भाई 1 की वैल्यू है आपके पास t अपॉन x प्लस वाई। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे वो डिस्टेंस बताओ कितनी थी, मतलब एक्स वाई की वैल्यू। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि भाई मुझे वो डिस्टेंस बताओ, वो डिस्टेंस कितनी थी, मतलब एक्स वाई की वैल्यू। भाई 1 की वैल्यू आपके पास है, दोनों साइड अगर एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो आपके पास वो डिस्टेंस आ जाएगी कि भाई जिस डिस्टेंस को आप जाकर वापस आओगे। बात समझ आई बच्चों? 1 की वैल्यू आ गई, एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, और एक्स वाई है हमारे पास डिस्टेंस। तो ये बन गया एक बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला। बताओ ये बात क्लियर हुई? बोलो बच्चों। अब फॉर्मूला क्या बना वो देख लो। ये जो एक्स और वाई है ये क्या है? ये जो एक्स और वाई है ये स्पीड है भाई। ये जो सब जगह एक्स और वाई घूम रही है स्पीड है। तो आप क्या करो, अब डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें क्या याद रखना है वो समझ लो भाई। जहां भी आपको टोटल टाइम गिवन हो और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला होगा बस इसमें वैल्यू पुट कर देना। देखो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन कर लेना। प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहीं से मिलेगा 100। सर इसमें जो डिस्टेंस होगा आते जाते टाइम वही सेम होएगा ना? बिल्कुल। ठीक है। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट, देखो अब समझ आएगी बात क्वेश्चन से। वो तो एक फॉर्मूला बना दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो आप रीड कर। ये जो डिस्टेंस निकलेगा ये टोटल डिस्टेंस निकलेगा या सिर्फ आने का और जाने का? ये आपकी टोटल डिस्टेंस निकलेगी कि आपकी डिस्टेंस है कितनी। मतलब आने की अगर 4 है, जाने की अगर 4 है तो 8 आ जाएगी टोटल। एक डिस्टेंस तो भाई एक ही होगी। डिस्टेंस अगर जाने की 4 है आने की 8 है वो तो एवरेज स्पीड में आएगा। यहाँ आपको डिस्टेंस बतानी है उसके घर और स्कूल की। यहाँ आपको ये नहीं बताना कि वो 4 गया और 4 वापस आया। वो जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा एवरेज स्पीड में। लेकिन यहाँ बस तुम्हें डिस्टेंस बतानी है। करो इस क्वेश्चन को रीड। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एक बॉय है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया। तो उसको जाने और वापस आने में कितना टाइम लगा बच्चों? 5 घंटे। तो आपको डिस्टेंस बतानी है कितना होगी। बात समझ आई बच्चों? एक सेकंड रुको, वैल्यू पुट करो तब तक तुम। बस वैल्यू पुट करो कितना आएगा। भाई आपके पास स्पीड कितनी है? 3। स्पीड की मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन स्पीड का डिफरेंस। भाई स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का सम और मल्टीप्लाई टाइम। टाइम मतलब टोटल टाइम। टी की वैल्यू कितना है? 5। तो 5 से तो 5 कट जाएगा। तो इसका मतलब उसके जो घर है और स्कूल के बीच की डिस्टेंस कितना होगी? 6 किलोमीटर। समझ आई बच्चों बात? तो बस ये 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बस इनको याद कर लेना। और इस चैप्टर में तुम्हें 2-3 फॉर्मूले याद करने भी पड़ेंगे। भाई इसमें कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर यहाँ आंसर बताओ कितना होगा। एकदम आराम से इस चैप्टर को समझते चलो। ये समझने वाला और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। बताओ भाई कितना होगा आंसर? बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। भाई डिस्टेंस कितना होगा आपके पास? स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का सम
स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का सम मल्टीप्लाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम है भाई आपके पास 5 hours 48 minute। तो इस 48 मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लो, ये कितना हो जाएगा 48/60। तो ये कितना आ गया 4/5। तो इसको आप कितना बोल सकते हो भाई, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का सम मल्टीप्लाई टोटल टाइम। गड़बड़ हो गई क्या बच्चों? कुछ ये 4 आए, बस इनको थोड़ा सा काटा पीटी मचा दो। यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 100/29 मल्टीप्लाई 29/5। तो आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया 25 किलोमीटर। बताओ बच्चों, समझ आ गई कहानी? तो जहां भी टोटल टाइम हो आप डिस्टेंस ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो इस सेम फॉर्मूले के अंदर वापस आओ। इस सेम फॉर्मूले को देखो, सारा प्रोसेस यही रहेगा कि भाई अगर मैं बस आपसे ये बोल दूं कि उसको जाने और वापस आने में जो टाइम है उसका डिफरेंस है t। बात समझो, मैंने बस अब की बार इतना बोल दिया कि उसके जाने और वापस आने का जो टाइम है उसका डिफरेंस है t। तो मतलब अब की बार x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी t। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी आपके पास t अपॉन x माइनस वाई। आपको फाइंड आउट करनी है टोटल डिस्टेंस, मतलब एक्स वाई की वैल्यू। तो दोनों साइड एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास एक फॉर्मूला ये आ जाएगा, स्पीड की मल्टीप्लाई। ये बता दो x माइनस वाई टी कैसे आया है? भाई ये मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा बोल दे कि जाने और वापस आने का जो टाइम है उसका डिफरेंस t है, तो x माइनस वाई टी हो गया। हाँ, बस बाकी पूरा प्रोसेस तो वही रहेगा सॉल्व करने वाला जो इससे पहले करा था। अच्छा। बस जो इसकी पहले फॉर्मूला था ना, जहां उसमें x प्लस वाई था, यहाँ इसमें x माइनस वाई हो जाएगा बस। बाकी सब कुछ एकदम ऐसे। इसको नोट कर लो। और एक बार देखो ये दिखाना। क्या दिखाएं बताओ? फॉर्मूला। फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, देख लो कर हाँ लो। ठीक है। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये ना मतलब बहुत बार यूज होगा। एक्स वाई स्पीड थी ना? हाँ देखो अब क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, ये x और y जो है ना स्पीड है। तो आपके पास अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो वो क्या बना, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो आप इस क्वेश्चन में फॉर्मूले में फटाफट से वैल्यूज पुट करो। तो आप यहाँ से एक बात देखो कि भाई S1 और S2 की वैल्यू तो आपके पास डायरेक्ट है 30 और 40। स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस। उसके बाद बस आप ये टाइम समझ लो कैसे लोगे। सर ये मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आया है। भाई अगर वो 30 किलोमीटर की स्पीड से जाए तो ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट लेट हो जाएगा। अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो आपको उसके घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस बतानी है क्या होगी। भाई आपको क्वेश्चन देखो फिर से समझाते हैं, क्वेश्चन समझ लो। कोई पर्सन है, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जाए तो वो ना 10 मिनट लेट हो जाएगा। अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो आपको उसके घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस बतानी है कि भाई डिस्टेंस क्या हो। तो आपको देखो S1 और S2 तो आपके पास डायरेक्ट है। अब देखो टाइम कैसे लोगे। टाइम के लिए आपको बस एक बात नोट करनी है, भाई यहाँ है आपके पास 10 मिनट लेट, यहाँ है आपके पास 5 मिनट अर्लियर। तो इसका मतलब ये दोनों बातें अलग अलग हैं। भाई लेट अलग है और अर्लियर अलग है। तो आप टाइम लोगे 50। 15 मिनट, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड। अगर ये दोनों सेम होते, भाई दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो सेम हो या अलग हो। अगर ये दोनों सेम होते, ये भी लेट होता,
तब आप टाइम लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस 5। अगर सेम है तो टाइम लोगे इनका डिफरेंस, अगर अलग अलग है तो टाइम लोगे इनका सम। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ आंसर कितना होगा? भाई मौसम खराब हो गया, ऐसा ना हो एकदम से लाइट गायब हो जाए। फटाफट से कर लो भाई बच्चों। भाई इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस? ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास उसके घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 30 किलोमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आप उसके ऑफिस पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम बताओ क्या होगा। भाई यहाँ तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां भी आपको डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी होगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उसके ऑफिस पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम बताओ क्या होगा। फटाफट से बता दो भाई एकदम। डिस्टेंस कितना है सर? डिस्टेंस था कितना था? 30 किलोमीटर। ये क्या कर दिया भाई? और स्पीड क्या है? हाँ ऐसे भी कर सकते हो, स्पीड है आपके पास, देखो स्पीड आप कोई सी भी ले लो, कर सकते हो भाई ऐसे एकदम। एक आ रहा है, एक मतलब डिस्टेंस ये 30 आ गया और स्पीड आ गई 30, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 30 इज इक्वल टू 30 गुना टाइम, टाइम बना आ गया 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो भाई अगर वो ऑफिस 1 घंटे में पहुंच रहा है तो वो 10 मिनट लेट है, तो ऑफिस पहुंचने का टाइम क्या होगा? 50 मिनट। 50 मिनट। तो इतना भी थोड़े से दिमाग को ओपन रखना कि अगर यहाँ तक की बातें पूछ ली तो इस बात को भी पूछ सकता है। आगे एक ही तो स्टेप बचा बस। बताओ फटाफट से आंसर कितना होगा? सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब S1 और S2 तो आपको डायरेक्ट गिवन होगी, और टाइम बस आपको ये देखना पड़ेगा कि टाइम आप कितना लोगे। तो इस क्वेश्चन में टाइम कितना लोगे? टाइम लोगे आप 10 मिनट। ये दोनों बातें अलग हैं। अगर सॉरी सेम है तो दोनों 10 मल्टीप्लाई 12 आएगा ना? 10, हाँ सॉरी 10 मल्टीप्लाई 12। ये 15 क्या देख लिया? 15 मिनट देख लिया। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगी डिस्टेंस? बस वही डिस्टेंस होगी भाई अपनी। तो आपके पास डिस्टेंस आ गई 10 किलोमीटर। तो बच्चों समझ आया ये क्वेश्चन? समझ आया तो बस इसका आंसर बता दो। हाँ बोलो। ये आपने कैसे किया था एक बार दिखाना। ये तो वही फॉर्मूला था जो आप अभी कर रहे थे, बस वैल्यूज पुट कर दी। तो नीचे आना था ना, आपको क्या हो रहा है? ये ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीड आएगा, नीचे नीचे डिफरेंस, और इधर टोटल टाइम। तो टाइम कितना होगा अगर सेम है? तो 10/60। टाइम का डिफरेंस ले लिया सर आपने तो अगर दोनों, यही तो बात मैं आपको समझा रहा था, अगर ये दोनों सेम है, लेट और लेट, तब आप डिफरेंस लोगे। अगर अलग अलग हैं तब आप समझो। सर आपने तो कहा था कि
सर मेरे दिमाग से निकल गई सारी बात। देखो परेशान मत हो। देखो इस क्वेश्चन में लिया था हमने 15 मिनट, वो इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ है 5 मिनट अर्लियर और यहाँ है 10 मिनट लेट। भाई लेट और अर्लियर दोनों अलग अलग बातें हैं ना, तो हमने ले लिया 10 + 5। अगर ये दोनों सेम हो जाए, यहाँ भी देखो है 15 मिनट लेट और यहाँ भी है 5 मिनट लेट, अब ये दोनों सेम हो गया लेट लेट, तो आप लोगे माइनस। और सर अगर यूं लिखा हो फिर टोटल 5 घंटे लगते हैं तो टोटल टी की जगह 5 ले लेंगे। हाँ फिर तो अगर टोटल टाइम गिवन है तो फिर वो ऊपर वाला बन जाएगा जहाँ आपको टोटल टाइम बोला अच्छा, जाए। मतलब टोटल टाइम भी ले सकते हैं और साथ में इसका डिफरेंस भी ले सकते हैं, मतलब हाँ, गैप भी ले सकते हैं। नहीं, अगर टोटल टाइम बोलेगा ना तो फिर वो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ये वाला। यहाँ देखो टोटल टाइम बोला है ना आपको। अच्छा, मतलब अगर टोटल टाइम बोलेगा तो नीचे वाले भी प्लस होंगे। हाँ, अगर टोटल टाइम बोलेगा तो फिर वो प्लस होंगे। अच्छा, नीचे वाले में भी वही फर्क पड़ेगा स्पीड में, और बिल्कुल टाइम का गैप होगा तो नीचे वाले में भी माइनस होगा। बिल्कुल। भाई पीडीएफ सेंड कर देंगे, आजकल तो सारी पीडीएफ टाइम पे मिल रही है, वर्कशीट भी टाइम पे मिल रही है। आजकल नहीं दुखी हो बच्चों आप। बताओ इसका आंसर कितना होगा। टाइम एंड वर्क की नहीं मिली, देखो वो जानबूझ के नहीं मिली होगी। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, ये चारों मिल गई ना आपको, तो इनको करते रहो। एक मतलब मैंने ये बना रखा है कि आपको हर 2-3 दिन के बाद एक सेंड करनी है, इनको करो, फिर रेशियो सेंड करेंगे, फिर एज, ऐसे करके सब मिल जाएगा। देना तो सब कुछ आपको ही है। ज्यादा पीडीएफ हो जाएंगे तो फिर आप कभी कोई करने लगोगे, कभी कोई करने लगोगे। अगर एक ही पीडीएफ होगी तो उसे ही करते रहोगे, मजबूरी है तुम्हारी। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसका आंसर आ जाएगा, एकदम सेम है। तो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या है सर इसका आंसर? कितना होगा कर लो सॉल्व। सॉल्व नहीं करा मैंने इसको, बताओ बच्चों कितना होगा भाई इसका आंसर। स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम। हिमांशी बताओ टाइम कितना लोगे। 12/60। हाँ बिल्कुल 12 मिनट, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। हाँ तो कितना आ जाएगा 12.62। बस इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर 1.75। ऐसा हमें पता चला है कि ये होगा, हाँ, मेरा भी यही आ रहा है। तो फिर यही होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें क्या होगा, आपको ये स्पीड गिवन नहीं होगी, ना ये गिवन होगी, ना ये गिवन होगी। आपको ये ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करनी होगी। वो बातें समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। और रिवीजन साथ के साथ करते रहो। पीडीएफ का कलेक्शन करने से अच्छा जो 4 पीडीएफ दिए उनको रिवाइज करो, उसके बाद फिर 4 मिल जाएंगी, फिर 2 मिल जाएंगी, खत्म अर्थमेटिक। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों।